हमारी एप्लीकेशन कहाँ है? सही है भाई। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, हम लोगों ने क्या किया था वैसे लास्ट क्लास में? बताओ भाई, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट, यानी कि लास्ट फ्राइडे वाली क्लास में। भूल गए? डायनामिक राउट देखा था हम लोगों ने, ठीक है। और ये वाला स्लंग वाला ना? हाँ। डायनामिक राउट तो ये तो मेरे ख्याल से शायद उससे पहले वाली क्लास का है, या तो चलो हो सकता है हमने उस क्लास में देखा हो। ठीक है, डायनामिक राउट हमने देख लिया था। और इमेज कंपोनेंट हमने देखा था। इमेज कंपोनेंट हमने देखा था। और क्या देखा था हम लोगों ने? अरे बिल्कुल, तो पहले की पुरानी बात हो गई। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। चलो। अच्छा, तो हम लोगों ने फैचिंग डाटा भी देख लिया था ना? फैचिंग डाटा हमने सर्वर एंड सर्वर कंपोनेंट्स हमने देख लिया था, है ना? ये काम किया था ना हमने लास्ट क्लास में, या नहीं? नहीं किया? क्या हो गया, किया तो है। ये रहा, फैच डिटेल्स। ये चीज़ बस थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई है। बात तो एक ही है ना। पेज को एसिंक किया था। ये वाला पेज भी एसिंक है। बस ये हो रहा है कि इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर लिया, हमने एक फंक्शन बना दिया था बस। किया है ना ये सामने? अब तो ये कर भी नहीं सकते कि नहीं किया। लिखा हुआ है सामने, ये रहा भाई फैच डिटेल्स। और बिल्कुल वैसे ही कॉल हो रहा है, बस ये कि यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट कर रहे हैं और हमने क्या किया, एक फंक्शन बना के डायरेक्ट कॉल कर लिया बस। ठीक है, इसको चला देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी याददाश्त आ जाए। मुझे लग रहा है आप लोग सब भूल गया है। जब तक ये रिलोड हो रहा है, कंपाइल कर लेगा, उसके बाद देखते हैं। सही है ना? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे हमने देखा था इसका, फिल वगैरह करके देखा था हम लोगों ने, विड्थ और हाइट से देखा था। मैंने आपको बताया था कि फिल किस तरह करना है। सही है। इसके अलावा हम लोगों ने, हमारे पास यहाँ पूरी लिस्टिंग आ रही थी, मैंने आपको बताया था जिस तरह ये रिलोड टाइम कितना ज़्यादा आ रहा था। और ये हमने दूसरी टाइप पे हम लोगों ने जब किया था तो हमारे पास डाटा कैसे फटाफट आ गया था। ये देखो यहाँ पे रिलोड ले रहा है बार बार। वापस आएंगे फिर रिलोड लेगा। और यहाँ पे डाटा फटाफट आ गया। देखो इमेज बाद में आ रही है लेकिन डाटा तो आ गया ना, उस चीज़ को ख़राब भी नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये वाली सारी वर्किंग हमने करी थी लास्ट क्लास में, है ना? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिटेल देखते हैं इसकी। ठीक है, बस ये एंड है हमारा। आज की क्लास में हो जाएगा तो आज की क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको एंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सर फैचिंग डेटा देख लिया था सर्वर कंपोनेंट पे, सही है। अच्छा, अब ये वाला हमने अभी तक काम नहीं देखा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो। क्लाइंट कंपोनेंट पे तो नॉर्मली जैसा आपको, जिस तरह आप पहले करते थे, सही है। कोई चेंजेस तो नहीं आई है ना? क्या आई है चेंजेस? नहीं आई ना चेंजेस? यूज क्लाइंट भी आपने यूज करके देख लिया। ठीक है। यूज एस डब्ल्यू आर अभी हम यूज नहीं कर रहे, इसको छोड़ देते हैं। ये हुक है, बेसिकली लाइब्रेरी है। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है वैसे, यूएस यूज एस डब्ल्यू आर भी हमारे पास, और एक हमारे पास है, क्या नाम था उसका, टेनिस टेक क्यूरी देखा है ना हम लोगों ने?
नहीं देखा? देखा है हम लोगों ने, मुझे याद पड़ रहा है। ये तो इस्तेमाल नहीं किया था हम लोगों ने ये? पक्का? ये तो बाकी है अभी। अच्छा खैर चलो, इसको भी देख लेंगे, मसला नहीं है, इसको अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं, समझ जाओगे, अभी आसान है ये भी। अच्छा, तो एक 10 स्टैक क्यूरी है हमारे पास, इसको 10 स्टैक क्यूरी कहा जाता है, और ये हमारे पास है एक SWR, ठीक है। ये दोनों, ये तो एक सेपरेट लाइब्रेरी है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल होती है? एसिंक्रोनस स्टेट मैनेजमेंट एंड सर्वर स्टेट एंड डाटा फैचिंग। सिंपल वर्ड के अंदर डाटा फैचिंग के लिए इस्तेमाल होती है आपके पास। अब इसका पर्पस क्या है, ये समझना है हमें, ठीक है। अब पर्पस से इससे क्या मुराद है, हम लोग वैसे भी डाटा फैच कर सकते हैं ना, हम लोगों ने एक्सियोस से भी करके देखा। एक्सियोस से किया डाटा फैच हम लोगों ने? नो वाला कौन है भाई? कौन बोल रहा है नो? किया है ना? सारे बोलो यस भाई, पता चले मुझे यहाँ पे किया है हम लोगों ने काम। एक्सियोस से डाटा फैच किया है ना? ठीक है। फैच से भी हमने करके देख ली, एपीआई वगैरह कॉलिंग करके। डाटा फैच से मुराद मेरा एपीआई कॉलिंग ही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है, सही है। अभी यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये लोडिंग दिखाता है, फिर डाटा आता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको दिखाता है, ठीक है। ये सारी जो है ना एक फ्लो आपके पास है, सही है। अब क्या होता है कि भाई अगर मेरे पास एपीआई फेल हो जाएगी, फर्ज करो जैसे कि ये वाली एपीआई है ना, मैं इसको फेल कर देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये कहाँ बना हुआ है हमारे पास? पेज क्लाइंट के अंदर बना हुआ है, हाँ ये रहा। अब मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। वापस रिफ्रेश करूंगा, ये नहीं है क्या? तो यही है, और इस लगा के देख लेते हैं। सही हो ये? अब ये क्या हो गया आपका? क्रैश हो गया, सही है। क्रैश कैसे हो रहा है भाई? पता ही नहीं चल रहा हमें क्रैश कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है कुछ नहीं पता, एरर आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। इसी तरह लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग भी अभी हम लोगों ने ट्रू फॉल्स के बेस पे सेट किया हुआ है, हमने ट्रू फॉल्स लगाया हुआ है, ये किया हुआ है ना हम लोगों ने। अगर मैं यहाँ पे लोडिंग पे भी आ जाता हूँ, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने लोडिंग का जो है ना क्या बनाया हुआ है, एक स्टेट बनाई हुई, ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, कस्टम हम मैनेज कर रहे हैं, है ना। 10 स्टैक क्यूरी कहता है भाई अगर आप मुझे यूज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें मैं अपने पास से हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अगर जब तक डाटा नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा भाई क्या आपने लोडिंग दिखाना है। अगर कोई एरर आता है तो मैं आपको एरर बता देता हूँ, सही है। अच्छा, सिर्फ इसका ये पर्पस नहीं है, इसका पर्पस ये भी है कि ये, अब जैसे मैं एक फर्स्ट मिसाल देता हूँ आपको, आप डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने, जैसे एक्सपेंस ट्रैकर की बात करते हैं, ठीक है, एक एक्सपेंस ट्रैकर है आपके पास, अभी एक्सपेंस ट्रैकर था, उसमें कुछ चार्ट वार्ट आ रहा था कि भाई आपका इतना एक्सपेंस है और इतना आप मतलब प्रॉफिट में हो, इतना लॉस में, एक्सपाइजेड जो भी चीज़ है, ठीक है। आपने एक और उसमें एंटिटी ऐड कर दी। अब क्या होगा, उसका ग्राफ चेंज होगा ना। या तो वो थोड़ा सा लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में दिखाएगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सही है, तो ये क्या होगा, फटाफट फौरन फौरन होगा। यहाँ पे आपने एक स्टेट पे अपडेट किया, दूसरी एपीआई से उसको चेंज होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई है? नहीं आ रही मुझे लग रहा है, नहीं आ रही है ना, दोबारा समझो। एक्सपेंस ट्रैकर को अगर मैं करता हूँ, या अगर कुछ और मिसाल लेते हैं हम इसकी, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसकी हम? नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम इसकी? कार्ड के लिए लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाटा ऐड किया, आपके पास कार्ड में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो तो एक लोकल स्टोरेज के थ्रू चल रहा होता है, यानी कि आप लोकली इसको मैनेज कर रहे हो। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ एपीआई की, अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ड करूँ और मेरा डाटा एपीआई के थ्रू कार्ड में ऐड हो जाए, ठीक है, यानी बैकएंड में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कार्ड की, मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, उसमें डाटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं कार्ड पेज पे जाऊँगा तो मैं डाटा फैच करूँगा कार्ड से, ये तो करूँगा ना, वरना कार्ड में डाटा कैसे आएगा? आएगा ही नहीं, लोकली तो आ रहा है। लेकिन जब मैं अगर उसको एपीआई से कनेक्ट करके काम कर रहा हूँ तो डिफरेंट हो गया वो। यानी कि जब मैंने अपडेट ऐड टू कार्ड किया उसको या क्लिक किया, तो वो एपीआई के थ्रू मेरे बैकएंड पे जाके डेटाबेस में जाके सेव हो गया कि मैंने कार्ड में एक मोबाइल जैसे ऐड किया, एक मिसाल देता हूँ, सही है। तो अब जब मैं वहां पे कार्ड पे जाऊंगा, डाटा फैच करना पड़ेगा मुझे कि भाई कार्ड के जितना भी डाटा है ला के दिखा दो। तो ये हो गई दो एपीआई, समझ में आई बात? तो अब मैं यहाँ ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ और वहां पे अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली,
सही है। ये काम ऐसे होता नहीं है, इसको पूरा मैनेज किया जाता है, मैनुअली ट्राई किया देखा जाता है कि यार यहाँ पे ऐड करूँ, वहाँ पे दोबारा जो है ना एपीआई कॉल दोबारा होगी, वो दोबारा डाटा फैच करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कि अगर मैंने एक बार ऐड किया तो वहाँ पे डाटा मैं फैच करूंगा, एक बार फैच हो गया कॉल, दोबारा ऐड करूंगा दोबारा फैच करूंगा, दोबारा ऐड करूंगा दोबारा फैच करूंगा, यही करता रहूंगा ना मैं। क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बार ऐड करूंगा तो एक होगा, दूसरी बार ऐड करूंगा तो दोबारा मुझे उसको अपडेट करने के लिए दूसरी कॉल मारनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई सबको? सही है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हैंडल कर लेता है टेंस क्वेरी। ठीक है, तो आपको बार बार फैच करने की जरूरत नहीं है। सही है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली चीजों को अपडेट करता है, मैनेज कर रहा होता है। सही है, इसके अपने बिल्ट इन फंक्शन है, अपनी चीजें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको उसमें जाता हूँ डॉक्स के ऊपर, तो हमें सिर्फ उसको पहले इंस्टॉल करना है। फ्रेमवर्क आप सेलेक्ट कर लो, टेन स्टैक रिएक्ट क्यूरी है, व्यू है, एंगुलर, सॉलिड और Vue। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? रिएक्ट ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने रिएक्ट सेलेक्ट किया। ओके, यूज द मेन्यू टू सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट पेज। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, सबको नजर आ रहा है ना ये? और जूम कर दूं मैं? npm से आ रहा है, और ये pnpm से आ रहा है, यार्न बर्न। हम लोगों ने नॉर्मल npm यूज किया हुआ है, हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर लिया। सही है, उसके बाद ये आपको बोल रहा है अच्छा भाई सीडीएन के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने किसके थ्रू कर लिया ऑलरेडी, npm के थ्रू। सही है, इंस्टॉल हो गया। क्विक स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें बता रहा है आपको करना क्या है। दिस कोड स्निपेट वेरी briefly illustrate the three core concept of query: queries, mutations और query invalidations। अच्छा, क्यूरीज क्या है? नॉर्मली क्यूरीज वाला काम ऐसा है कि भाई आपको, जैसे हम लोग नॉर्मली क्यूरी का वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, डेटाबेस में अक्सर इस्तेमाल होता है। डेटाबेस में जब भी कोई आप डाटा ढूंढते हो तो आप क्यूरी यूज करते हो ना, कि भाई क्यूरी कर लो, चेक कर लो। सही है, क्यूरी से इसकी चेंज करके देखो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का, तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। ये पूरा आपको प्रोसेस बता रहा है, कुछ भी नहीं करना। ये कह रहा है भाई ये डाटा है, आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल। तो मुझे इस पूरे डाटा को क्या करना है, कॉपी। सही है, इसमें से कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, कुछ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आप देखो तो उसने क्या किया हुआ है, एक प्रोवाइडर के अंदर रैप किया हुआ है ना। हमने ऑलरेडी प्रोवाइडर वाला काम किया हुआ है। हम लोगों ने कहाँ किया हुआ है, ये लेआउट हम लोगों ने बनाया हुआ है ना। जहाँ नैप बार कॉल कर रहे हैं वहीं पे हम इसको प्रोवाइडर को रैप कर देते हैं। ठीक है, मसला ही नहीं आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और क्लाइंट प्रोवाइडर, ठीक है, क्लाइंट प्रोवाइडर, इसको रैप कर देते हैं, और इसको ऐसे रैप कर देते हैं। सही है भाई? अच्छा, फिर ये कह रहा है आपने क्लाइंट में क्या पास करना है, क्यूरी क्लाइंट। ठीक है, सही है, क्यूरी क्लाइंट के अंदर हमने क्यूरी क्लाइंट पास कर दिया। क्यूरी क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। सही है, नजर आ रहा है ना सबको? यार आएगा तो पता चल जाएगा, मैं अगर आ रहा है तो। ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। उस पाथ ने हमने क्यों यूज किया था, उसको हटा देता। नैप वाली कंडीशन लगाई थी ना हमने, तब का ये। ठीक है। अभी आगे इसका तरीका बता रहा है कि आपने इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? कोई और मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना इसके अंदर? सिर्फ डाटा आपने कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपनी, जो हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई कॉलिंग करी थी ना, ये वाली, हम इससे सोना इसको रिप्लेस करेंगे बस। ठीक है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए ना कि किस तरह काम हो रहा है। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ। इन्होंने आगे एग्जांपल दी हुई है कि भाई आपको क्या करना है, यूज क्यूरी क्लाइंट यूज करना है, उसके अंदर से क्या निकालना है, क्लाइंट। ठीक है, अच्छा मैं पहले वापस आता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास काम की चीज़ नहीं है हमने सबको हटा दिया। हमें क्या चाहिए, यूज क्यूरी क्लाइंट। सही है, ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं। वापस यहाँ पे आऊँगा और यूज क्यूरी क्लाइंट को कॉपी कर लूँगा, और इसको हम अपने इस स्टेट के बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज क्यूरी क्लाइंट। ओके, आ गया। ठीक है, अच्छा अब
क्या कर रहा है, ये क्यूरी क्लाइंट को यूटिलाइज करेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले इसने दोबारा क्या किया हुआ है, यूज क्यूरी क्लाइंट को कॉल किया हुआ है। हमने यूज क्यूरी क्लाइंट को नहीं किया हुआ, हम दोबारा कर लेते हैं, कॉमा यूज क्यूरी क्लाइंट, यूज क्यूरी, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी इस चीज़ को समझना है कि इसने सिर्फ एक फंक्शन पास किया हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, हाँ। गेट टू डूज एक फंक्शन है, वो उसने पास किया हुआ है कहाँ पे, क्यूरी फंक्शन में। हमारा क्या पास होगा, फेच रेसिपी। बस समझ में आ गई। मैं अभी इसको आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। और इस फेच रेसिपी को क्यूरी क्लाइंट, अच्छा जी, इसको भी हम यूज करते हैं। पहले हमने यूज किया हुआ है यूज क्यूरी को, और इस फंक्शन को हम यहाँ ले आते हैं, कॉन्स्ट क्यूरी वेरिएबल है ये तो आपको पता ही है, यूज क्यूरी, ठीक है। अब यूज क्यूरी के अंदर आपके पास जो डाटा क्या पास हो रहा है, क्यूरी की। क्यूरी की क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। क्यूरी की आप पास करोगे भाई, की आपकी आ जाएगी क्या, ये क्यूरी की, इसमें मैं इसको पास कर दूंगा, हमारे पास क्या है, रेसिपी है ना, तो मैं पास कर दूंगा रेसिपी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्यूरी फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना कैट रेसिपी, सही है। अच्छा, अब अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको ये बताता हूँ, डेव टूल हमारे पास होता है, इसके अंदर हम उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, सही है। npm i tanstag इरेक्यूरी डेव टूल, ये क्या होता है मैं उसको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। या बल्कि पहले मैं आपको डेव टूल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हम वहाँ पे आते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं, डेव टूल नहीं आया, क्यों, स्पेक्ट एलिमेंट, अच्छा डेव टूल को भी रैप करना पड़ेगा, ओके, सॉरी। डेव टूल को भी आपको रैप करना पड़ेगा, सही है। जैसे यहाँ पे रैप हुआ है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, import dev tool from react dev tool, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, सही है। react dev tool इनिशियली ओपन और फॉल्स, ठीक है। इसको हम इसने कहाँ कॉल किया हुआ है, इसमें यही कॉल कर लेते हैं, सही है। आ गया, डेव टूल आ गया, सही है। ये डेव टूल आ गया हमारे पास, सही है। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं अभी तक ऐसी हो रही है समझ में नहीं आ रही हो आपको, समझ में आ रहा है सबको, ये भी आसान। ये डेव टूल है जो कि अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, कहाँ से, रिएक्ट क्यूरी डेव टूल अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया, और बस एक एक कंपोनेंट है उसको कॉल कर लिया आपने, सिंपल सा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास टूल आ जाएगा, रेसिपी आ रहा है, क्योंकि हमने अभी रेसिपी ऐड किया एक फंक्शन, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल आएगी सारी, रीफैच, सही है, इनवैलिडेट, रीसेट, रिमूव, ट्रिगर, लोडिंग, रीसेट, मतलब सारी डिटेल उसकी आ रही है अभी तक। अभी तक इसमें कौन सा डाटा है क्या नहीं डाटा अभी तक इसको भी नहीं पता, सही है। ये बता रहा है इसमें भाई ये क्या है, स्टेट्स हैं सारी इसकी, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में स्टेट्स को, ऑप्शंस हैं, ठीक है, बेस्ट है। स्टेल वगैरह इसमें ये चीज़ें हैं, स्टेल क्या है, फैचिंग है, पैंटिंग है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ क्या यूज़ किया है, एक फंक्शन बना लिया है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको नजर आ जाए, सही है, सिंपल वर्ड के अंदर ऐसे। दोबारा खोलता हूँ मैं, ठीक है। ये अभी हमने समझ लो एक हमारी फंक्शन है, या एक हमारी जो है एपीआई कॉल है, उसकी सारी डिटेल इंक्लूडिंग डाटा तक हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा बताता हूँ मैं आपको, लेकिन ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये डेव टूल है जो कि सारी चीज़ें क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, दिखा रहा है आपको यहाँ पे। और ये सब डेवलपमेंट मोड पे होता है, ये प्रोडक्शन मोड पे नहीं होता, सही है। वापस चलते हैं अपने काम की तरफ, ठीक है। डेव टूल हमने इंस्टॉल कर लिया है, क्यूरी हम लोगों ने
प्रोड्यूस करके हम लोगों ने मतलब इस तरह के लिए यूज़ म्यूटेशन अपडेट करने के लिए होता है। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हमारा काम ही नहीं है इसका, इसको हटा दो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, और इसको कंसोल लॉग करते हैं कि हमारे पास क्यूरी में डाटा क्या आ रहा है। सही है, पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारे पास क्या है, फंक्शन है। इस फिंगरप्रिंट तो हमने लगाया था यहाँ पे, पेंडिंग में क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने। क्यूरीज को ये डायरेक्ट यूज कर रहा है। क्यूरी को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम। यूज क्यूरी, क्यूरी को हटा देता हूँ मैं। इसको ज़रा मैं इसमें से निकालता हूँ डेटा। पेंडिंग में आ रहा है, लेकिन ये पेंडिंग क्यों आ रहा है, डेटा डिफाइंड फैच हो रहा है। हाँ ओके, चेक करते हैं इसको दोबारा। डेटा तो आ गया है लेकिन ये एरर आ रहा है। कैन नॉट बी हाइड्रेशन एरर, ये तो छोड़ दो। कैन नॉट बी अनडिफाइंड, प्लीज मेक श्योर रिटर्न अ वैल्यू अदर देन अन्य वैल्यू रिटर्न नहीं करी है। शिट, नहीं मैं समझ गया, वैल्यू रिटर्न नहीं करी ना, रिटर्न डाटा। अभी तो वहाँ नहीं आ रहा डाटा, वापस ट्राई मारते हैं। आ गया डाटा, सही है, बेस्ट हो गया। अब हम सेट रेसिपी को हटा देते हैं। ठीक है, इसका काम ही हटा दो। सेट लोडिंग भी जाएगा, लोडिंग फॉल्स भी हटेगी। ठीक है, और ये वाला चक्कर भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी ऐसी कैसी। ठीक है, रेसिपी भी हटेगा। ठीक है, बेस्ट हो गया। वापस को आते हैं। लोडिंग इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ लोडिंग। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। सही है, रेसिपी भी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्रैश तो ना करे। चलो इसको भी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लॉक किया है डाटा को। सही है, अब मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। कैसे होगा कि हम लोग यहाँ से डाटा डिस्ट्रक्चर करेंगे। देखिए, जैसे मैं अभी आप कॉमा लगाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आई है। एरर आ रहा है, इस एरर, इस फैच, इस लोडिंग। सही है, इस पेंडिंग, नज़र आ रहा है सबको। ये सारी डिटेल आपको यहाँ से खुद ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ये इस लोडिंग को ऑटोमेटिकली ट्रू कर फॉल्स कर देगा, आपको ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। सही है, जैसे मैं अगर इसका इस लोडिंग निकालता हूँ और इसके एरर निकाल देता हूँ, अगर मुझे एरर कोई नज़र आएगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा। इस लोडिंग को हटा के मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा इसके काम से। तो अच्छा, इस वक्त मैं आपको यहाँ लोडिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि पहले लोडिंग ट्रू थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या कर दिया, नेक्स्ट में फॉल्स कर दी। सही है। अच्छा, अब हमारे पास डाटा के अंदर सारा क्या आ रहा है, आपकी ईपीआई का रिस्पॉन्स।
ठीक है, हमारे पास एपीआई में क्या आ रहा था, रेसिपीज थी, लिमिट थी और टोटल वोटल सारी चीज़ें थी, सही है। तो हमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डाटा डॉट रेसिपी काम करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, डाटा डॉट रेसिपी सेट कर रहे थे, है ना। यही काम आपने यहाँ पे कर देना है। सही है भाई, अब डाटा आ रहा है आपके पास। अब आपका यूज इफेक्ट का भी काम ही नहीं है, छुट्टी, सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहा है। समझ में आई बात। सिर्फ कुछ नहीं है, यूज क्यूरी, क्यूरी की और फंक्शन। अब वापसी आते हैं अपने काम की तरफ और डेव टूल खोलेंगे। और डेव टूल खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो अब ये स्टेल पे है ना, इसकी पोजीशन स्टेल है। आपके पास डाटा आ रहा है, रेसिपी, टोटल, लिमिट, सारी चीज़ें आ रही है ना। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, लेकिन डेव टूल इनिशियली ओपन है ना। इसको इनिशियली अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ये ओपन नहीं रहेगा, ठीक है, ये खुला हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बता रहा है लास्ट अपडेटेड आपकी कब थी, सही है। अब आपके पास यहाँ पे रीफैच का ऑप्शन भी है, मैं इसको रीफैच करूंगा, ये देखो दोबारा रीफैच करेगा, ये देख लो फैचिंग लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट कर रहा है ये आपकी रिक्वेस्ट बार बार मारे आ रहा है, रीफैच कर रहा है डाटा को, सही है। रीसेट है, ट्रिगर एरर है और इनवैलिडेट, मैंने आपको सारी चीज़ बताई। ट्रिगर लोडिंग, सही है, लोडिंग पे चला गया। तो ये है इसका एक 10 स्टैक क्यूरी का पर्पस इस्तेमाल करने का चीज़ों का, सही है। इसने आपके काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है, मतलब यूज इफेक्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस लोडिंग की आपको स्टेट में ज़रूरत नहीं है, एरर नहीं है, डाटा नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अपडेट वाला गेम, ठीक है, वो होता है इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है स्टेल, जैसे हमारे पास स्टेल है ना, इसी तरह हमारे पास होता है रीफैच फोकस, विंडो फोकस, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो ये आपको डायरेक्ट बता रहा है, अभी हमने क्यूरी क्लाइंट बनाया था ना, क्यूरी क्लाइंट हमने कहाँ बनाया है, ये रहा हमारा, सही है। तो ये कह रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दो डिफॉल्ट ऑप्शन क्यूरी रीफैच ऑन विंडो फोकस। विंडो फोकस से क्या मुराद था, मैंने आपको सबसे पहले बताया था अभी कि भाई मैं अगर यहाँ पे जैसे ऑर्डर नाउ करता हूँ और यहाँ पे अपडेट हो जाए मेरे पास, ठीक है, वो चीज़ दिखाए। अब ये चीज़ बाय डिफॉल्ट अगर उसमें हम देखते हैं कि लोकल ही है तो ये चीज़ तो हो जाती है, जो कि हम लोकल सोर्स में डाटा सेव कर रहे होते हैं और फटाफट काम होता ही है। लेकिन अगर एपीआई में काम हो रहा हो तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फैच करना पड़ेगा डिटेल्स को। ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो डिटेल नहीं आएगी ना, मुझे दोबारा एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो ये जो विंडो फोकस वाली चीज़ है, ठीक है, रीफैच ऑन विंडो फोकस, जब आप इसको फॉल्स कर दोगे तो ये क्या करेगा, जब आप विंडो चेंज कर दो, विंडो चेंज करने से मुराद ये कि मैं अगर इस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे अपडेटेड आनी चाहिए जो मैंने अपडेट करी है। बात समझ में आई या नहीं आई। फर्ज करो मैंने 3 फॉर्म बनाए थे, सही है, और मैंने 3 फॉर्म पे रखा था एक प्रोग्रेस बार। पहला फॉर्म कंप्लीट करोगे आपका जो है ना कितना होगा, 33 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह का जो है ना आपका अपडेट हो जाएगा, 33% कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा फॉर्म कंप्लीट करोगे आपका 30% हो जाएगा। अब मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, नैप बार मेरी यहाँ पे, सही है, तो बात समझ में आ रही है। नैप बार से मुराद मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पे, सही है। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे 33% हो गया, फॉर्म फिल हो गया। अब दूसरा फॉर्म दूसरे पेज पे आ रहा है, मैं उस पर जा रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्म प्रोग्रेस बार अपडेट कर रहा है। अब ये जो प्रोग्रेस अपडेट हो रही है ये किस पे हो रही है, जो कि उसको आपको चेक तो करना है ना कि मैंने किस पेज पे रखा हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको एक टेक्निकली बताऊं मैं आपको, तो मैंने रखा है भाई जब फॉर्म सबमिट हो तो आपने इस डाटा को ट्रू कर देना है, तो वो उसने ऑटोमेटिकली 33 कर दी। दूसरा फॉर्म सबमिट होगा वो ट्रू करेगा, तीसरे दूसरे को हिट कर देगा, तो सारा काम एपीआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई। ये सारा गेम एपीआई के थ्रू हो रहा है। आपको अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे फ्रंट एंड, वो तो चूंकि आपको फ्रंट एंड आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फ्रंट एंड में ये चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरह हैंडल नहीं होता सारा क्लाइंट साइड पे, ये सारा बैकएंड के थ्रू हैंडल होता है। अब जाहिर सी बात है, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ तो मुझे दोबारा बोलेगा फॉर्म भरने को,
ये होगा नहीं होगा? अगर फ्रंट एंड से लॉजिक देखी जाए, मैंने 3 फॉर्म सबमिट कर दिए, मेरी प्रोग्रेस बार 100 हो गई, सही है, मैंने लॉग आउट कर दिया, वापस आया, बैक हुआ, प्रोग्रेस बार कितनी होगी? 0। फॉर्म दोबारा सबमिट करना पड़ेगा ना। तो मुझे करना क्यों है फॉर्म सबमिट दोबारा जब मैं एक बार कर चुका हूँ? तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को एपीआई पे सेट कर देते हैं कि भाई इसके तीनों फॉर्म ट्रू हो चुके हैं, भर दिए इसने, खत्म, सबमिशन क्लोज। तो प्रोग्रेस बार का जब वापसी देखने आएगी, जब आप दोबारा लॉग इन करोगे, तो 100 आनी चाहिए ना, और 100 आएगी अगर आप उसको अपडेट करते हो एपीआई के थ्रू। तो ये सारी चीजें एपीआई के थ्रू हैंडल होती है, मतलब इस तरह नहीं होता कि हम फ्रंट एंड से अपडेट करेंगे तो 100 ठीक है, ये 33, ये 33 करके जो है ना हम इसको कर दें, ये 2 अगर है तो 50-50 करके कर दें, नहीं, उसको आपको एपीआई पर रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। एपीआई पर रिस्पॉन्स भेजोगे तो गेट भी तो करोगे। एपीआई जब आप पोस्ट की रिक्वेस्ट करोगे तो डाटा तो मंगवाओगे, पोस्ट करने का मकसद क्या है उसको? एक मिसाल है ना, आप सामान भेज रहे हो किसी एपीआई के थ्रू, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करी है, तो भाई देखोगे, देखोगे ना उसको, गेट करके मंगवा के देखोगे ना, या उसको बोलोगे नहीं यार छोड़ो बस भेज दी तो भेज दी? ऐसा तो नहीं है ना। चाहे आपका नाम हो, कुछ भी XYZ हो, तो जितना भी डाटा आप पोस्ट करते हो डेटाबेस के अंदर, वो सब आप गेट करते हो देखने के लिए कि यार मेरे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और कितनी चीज़ की आपको ज़रूरत है, हिसाब से आप डाटा मंगवाते हो, सही है। तो इन चीज़ों को, आपका इस तरह के इवेंट चीज़ें हैं, रीफैच ऑन विंडो फोकस, ये चीज़ें आपकी क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है, आप यूज क्वेरी में मैं कर दूँ उसको रीफैच ऑन विंडो फोकस, तो मैं इसको रीफैच कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसी के अंदर, एरर के अंदर रीफैच का फंक्शन भी होता है, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती मुझे रीफैच करवाना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये फंक्शन है, जैसे फ़र्ज़ करो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉल करा देता हूँ, या बटन है ना हमारे पास ऑर्डर नाउ वाला, सही है, इस पे मैं इसको ऑन क्लिक का इवेंट लगा देता हूँ, ठीक है। इसको देखना यहाँ पे हो रहा है, तो एरर आ गया, लेकिन चलो, ये कहीं और भेज रहा है, ये कहाँ भेज रहा है, तो कहीं जाना ही नहीं है, तो कोई पेज भी नहीं है ये तो, इसको लिंक से हटा देते हैं, इसको हम बटन कर देते हैं, ताकि ये HRF वाला चक्कर ही हट जाए, सही है। वापस देखना, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ऑर्डर नाउ इनएक्टिव आ गया, अब क्यों भेज रहा है ये, रिफेच करना है मुझे तो सिर्फ, वापस करता है। अच्छा, हमने ऊपर लिंक लगाया हुआ है ना इसके ऊपर, ओके, सही है। लेकिन आप देखो तो यहाँ पे आपको फील होगा, पता चल जाएगा आपको यहाँ पे फैच कर रहा है डिटेल्स को, सही है। तो ये कि अगर आपको डाटा नया फैच करना हो अपडेटेड, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि भाई मैंने अगर डाटा पोस्ट कर दिया है, फर्ज करो मेरा पोर्टल ऐसा है कि भाई 3-4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, और मैंने समझो काइंड ऑफ बनाया कंप्लेंट बॉक्स, आपने कंप्लेन करी, उसने कंप्लेन करी, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरे पास पोर्टल है, मुझे दिख रहा है मुझे कौन कंप्लेन कर रहा है, सही है। अब इस बंदे ने कंप्लेन करी है, उसमें अपडेट कैसे होगी? रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, या एपीआई कॉल को दोबारा करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या कोई और सॉल्यूशन है आपके पास का? यही करना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि मेरे पास एक कंप्लेन बॉक्स है, सब उस पर कंप्लेन करें, ये काइंड ऑफ फीडबैक है, सही है। अब जैसे हसन ने फीडबैक डाला, मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन फीडबैक डाल रहा है, सही है। अब मेरे पास थे 2, हसन ने डाल दिए 3 होने चाहिए, मेरे पास अभी भी 2 शो हो रहे हैं, 2 ही शो हो रहे हैं ना मेरे पास, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश होगा, एपीआई दोबारा हिट होगी, नया डाटा लेके आएगी, क्योंकि वो वहां से तो पोस्ट हो गया है, आपके पास नहीं पहुंचा, सही है ना। या होगा ऐसा, करते हैं ना इस तरह को, अक्सर लोग करते हैं ना रिफेच, आपको रिफेच करना पड़ेगा। या आपने ईमेल में देखा है, अगर अक्सर आप देखा करो तो वो होता है रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, रिफ्रेश का ऑप्शन होता है उसमें,
वो भी क्या करता है, ये सेम काम करता है, दोबारा एपीआई कॉल करता है, डेटा लेके आता है। सही है, तो ये रिफेच का बटन भी बिल्कुल सेम वैसी वर्किंग कर रहा है, वही चीज़ है। अब इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से नहीं होगा ये। इसको ऑटोमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो, मैं बात कर रहा था एक सिस्टम की, जब मैंने अब 10 स्टेक की बात करी कि एक दफा पोस्ट करो दूसरी तरफ गेट हो रहा है, तो वहां तो ये चीज चल जाएगी। लेकिन एक सिस्टम पे कहीं और से जो है ना पोस्ट हो रही है, यहाँ पे गेट करना है, ये डिफरेंट काम है। ये रियल टाइम काम है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी सॉकेट और इन चीजों की। सही है, ये बैकएंड का काम है। ये आपका इन चीजों से नहीं हो सकता, 10 स्टेक क्वेरी वगैरह से। हाँ, आप इसको खुद से कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो कि भाई रिफ्रेश कर दो उसको। भाई जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई हर 5 मिनट बाद रिफ्रेश की कॉल हो जाए, हर 5 मिनट बाद रिफ्रेश कॉल हो जाए, तो क्या होगा, हर 5 मिनट बाद आपका डाटा अपडेट होता रहेगा। सही है, तो ये कर सकते हो आप। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि बार बार एपीआई कॉल करना सही नहीं है। सही है। देखो, कस्टम विंडो फोकस बता रहा है सारा, मतलब ये काम आप एक कस्टम तौर पे बंदा ही पूरा काम करता था, जो कि इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। टाइप विंडो नहीं है, एड इवेंट लिस्टनर और ये सारी चीज़ें करके जो है चीज़ों को अपडेट कर रहा है। सही है, ये एक नेटिव का बता रहा है। आपका काम सिर्फ सिंपल इतना सा है। इसके ये भी नहीं है, इसके अलावा एक और है स्टेल। स्टेल स्टेल टाइम चेंज हो गया इसका, मुझे याद आ गया, हाँ इसका नाम चेंज हो गया स्टेल टाइम का। इनिशियल क्यूरी डाटा स्टेल टाइम। स्टेल टाइम लेकिन अपडेट हो चुका है। इसमें होता है कैशे। कैशे स्टेल टाइम ही था, कैशे था पता नहीं। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास ये स्टेल टाइम जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये करके दिखा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। यूज क्यूरी के अंदर हमारे पास होता है स्टेल टाइम। स्टेल टाइम आ रहा है, ज़बरदस्त। ये भी उन्होंने बीच में पता नहीं, मैं काम कर रहा था तो शायद उन्होंने ये रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या मुराद हो गया कि भाई ये 1 मिनट तक आपका स्टेल टाइम है, यानी कि इस जो है ना इसको कैशे करेगा। समझाता हूँ मैं। ये देखो ग्रीन आ रहा है। सही है। अच्छा, अब स्टेल टाइम क्या होता है मैं समझाता हूँ। 1 मिनट दो जरा मुझे, इसमें कहीं मुझे मिल जाए स्टेल टाइम। माइग्रेट कैशिंग एग्जाम्पल, ये रहा। ये कैशे की एग्जाम्पल बता रहा है। सही है। अब जैसे मैंने बात आपसे करी कि भाई मैंने एक बार डाटा फ्रेश किया, जो है ना फैच कर लिया। अभी आप बार बार देखो तो डाटा क्या कर रहा है, लोडिंग ले रहा है ना। बार बार लोडिंग ले रहा है। दोबारा रिफ्रेश करते हो लोडिंग दिखाता है, फिर नया लेता है, फिर रिफ्रेश करते हो दोबारा दिखाता है, नहीं दिखाता। तो इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ये स्टेल वगैरह टाइम का, इसमें काइंड ऑफ कैशे का। यानी कि ये नेक्स्ट जेस में सपोर्ट करता है, मैं नेक्स्ट जेस में बताऊंगा आपको किस तरह आप उसके रिस्पॉन्स को कैशे कर दो। सही है। मतलब इसको और अगर अच्छे तरीके से समझाऊं तो मैं समझाऊंगा कि भाई आपको इसकी एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम। एक ब्लॉग की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक ब्लॉग है, एक डाटा है। सही है, मुझे पता है कि भाई मेरे पास आज ब्लॉग सिर्फ 10 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो मुझे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। अगर एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया है, सही है, तो मुझे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है उसको? नहीं है। 10 मुझे पता है दिन के 10 आएंगे, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, कैशे कर दूंगा कि यार, ताकि मेरे पास वो
एपीआई रिक्वेस्ट बार बार ना तंग करे, या मेरे पास वो डाटा दोबारा जो है ना अपडेटेड ना हो, वो डाटा जो है ना वही दिखाए। फर्ज करो किसी ने 11 कर दिए तो मेरे पास 11 आ जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूजर को 10 ही दिखाने, इससे ज़्यादा दिखाने नहीं है। सही है, तो मैं उसको कैशे करके रख सकता हूँ कि भाई आप इतनी देर तक इतने लिमिट तक इस डाटा को कैशे कर दो। अगर वो जब भी रिफ्रेश करे कुछ भी करे, आपने डाटा वही दिखाना है जो कि आप उसने फर्स्ट टाइम कॉल करके दिखाया था। समझ में आ गई बात? कैशे काइंड ऑफ स्टोरेज क्या करता है, आपका ब्राउजर उस पर स्टोर कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे बता रहा है ये, जरा इसको पढ़ो यहाँ से यहाँ तक। बैकग्राउंड डिफेचिंग बोल रहा है, आगे इनएक्टिव क्यूरीज और गार्बेज कलेक्शंस हो गए। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलते हैं, दिखाया तो नहीं इसने। ये देखो आ रहा है ये, इसको पढ़ो जरा। A query that has a stale time set is considered a fresh until that stale time has। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक डाटा, यानी कि आपका स्टेल टाइम चेंज नहीं होता, जितना भी हमने उसको दिया हुआ है 1 मिनट 5 मिनट, इंक्लूडिंग लोग लोग पूरे पूरे 1 1 घंटे का देते हैं तो भाई 1 1 घंटे तक डाटा में वही दिखाना है। सही है, क्योंकि मुझे अपडेट करना नहीं डाटा, मुझे दिखाना ही नहीं है उसको फिर। सही है, वो बार बार रिफ्रेश करेगा, मुझे तंग करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट कॉलिंग और ये वो लंबी कहानी है, तो ज़रूरत ही नहीं है, आप जो डाटा है वही दिखाओ उसको। अपडेट करना ही नहीं है हमें इस वक्त फिलहाल। सही है, तो आप स्टेल टाइम को इंक्रीज कर दो। फिर बोल रहा है सेट स्टेल टाइम एग्जाम्पल, अब ये कितना कर रहा है, 2 घंटे। हाँ 2 घंटे कर रहा है ना ये, 1000 सेकेंड अपना, मिली सेकेंड सेकेंड, हाँ 2 घंटे। मेक श्योर डाटा इज रीड फ्रॉम द कैशे विदाउट ट्रिगर एनी काइंड ऑफ रिफ्रेशेस फॉर 2 मिनट्स टू अंटिल द क्यूरी इज इनवैलिडेटेड मैनुअली। ओके, ये कह रहा है कि अगर आप उसको मैनुअली इनवैलिड कर दो उसको, ठीक है, जैसे मैनुअल मैंने आपको बताया ना, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये रहा, मैं इसको कर दूंगा तो सही है। अच्छा अभी तो मैंने उसको रखा हुआ है, तो ये बार बार, अब देखो फैचिंग जीरो, पॉज जीरो, स्टेल जीरो, पहले स्टेल पे था हमारे पास, स्टेल वन दिखा रहा था नहीं क्या, तो उसका मतलब ये था वो स्टेल जीरो का मतलब है वो बार बार करेगा, बार बार अपडेट करता चला जाएगा उसको। ठीक है, फिर सेट स्टिल टाइम टू इन्फिनिटी टू नेवर ट्रिगर अ रीफेच अंटिल द क्यूरी इज मैनुअली वाली बात कर रहा है। ठीक है, सेट स्टिल टाइम टू स्टैटिक टू नेवर ट्रिगर टू रीफेच इवन इफ द क्यूरी इज invalid manually. Stale queries are refetched automatically in the background when new instance of the query mount, the window is refocused, okay, the network is reconnected। तो भी कह रहा है कि आप जब स्टेल क्यूरीज आप जब उसको जीरो पर रखोगे तो ये सारी चीजें करेगा। क्या कर रहा है भाई, क्यूरी माउंट करेगा। माउंट का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या करता है? रेंडर अलग चीज है, माउंट क्या है? क्यूरी माउंट है ये। करीब करीब तो तुम हो, लेकिन हाँ रीड कह सकते हो, रीड थोड़ा बहुत साइंस में आ जाएगा इसके। सेटिंग स्टिल टाइम इज रिकमेंड way to avoid क्या लिखा हुआ है, excessive refetches, but you can also customize the point in time to refetch by setting option like refetch on mount, refetch on window focus, refetch on reconnect। सारे तो ये सारी क्या है इसके कीज है, इनको ट्रू फॉल्स सेट करना है आपने। ये डाटा तभी मतलब कह रहा है स्टेल टाइम तो आपने सेट कर लिया, उसके साथ आप ये चीज़ें भी सेट करो कि रीफेच ऑन माउंट आपने करना है, ऑन विंडो फोकस करना है नहीं करना। आप इसको फॉल्स कर दोगे तो वो कभी भी रिफेच करेगा नहीं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब विंडो फोकस मैंने आपको बताया ना, स्क्रीन चेंज करना विंडो फोकस से मुराद ये, मतलब मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। सही है, तो ये क्या है, विंडो फोकस है। सही है, तो ये उस पर भी कह रहा है कि भाई आप इसको अगर ऑफ कर दोगे तो ये और अच्छा काम करेगा। जीसी टाइम भी कह रहा है इसका ऑल्टरनेटिव है, री ट्राई और री ट्राई डिले
फॉर द रीडिंग प्रैक्टिकल या क्यूरी। सही है भाई, समझ में आ गई कहानी या नहीं? क्यूरी कीज है, ठीक है, इसको आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और एक कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। हमें फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है, एक की ज़रूरत थी, हमने इस हिसाब से रेसिपी के नाम से ऐड कर दिया। तो वो एक की है, डिफाइन कर रहा है आपकी एपीआई कौन सी है, उस एपीआई का नाम क्या है कॉलिंग के लिहाज से, ठीक है। ये बता रहा है आपको, आप एरे में भी ऐड कर लो, हिसाब से ऐड कर लो भाई, ये स्टेटस पेजेस अपने हिसाब से जितना भी दिल चाहे अपडेट कर सकते हो। अब इसको अगर मैं यहाँ फैच करने जाऊँगा अपने इस मेन वाले पेज पे, ये आपको फिर अलग तरीके से दिखाएगा। समझ में आ रही बात? क्यूरी फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे सिंपल से फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये देखो टू डूज के साथ ये आईडी भी भेज रहा है, ठीक है। तो आप डाटा इस तरह भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, क्यूरी फंक्शन के अंदर इसने भी पूरा एक कॉल बैक फंक्शन बना के बस एसिंग कॉल करके डायरेक्ट इस तरह फैच कर रहा है। हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, हमने डायरेक्ट क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया, डाटा हम यहीं से रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से रिटर्न ना कराओ तो ये बोल रहा है कि भाई ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसमें भी आपको रिटर्न तो कराना ही पड़ेगा डाटा को। सही है, तो ये डायरेक्ट वाला मेथड भी सही है। आप डायरेक्ट ये फंक्शन बना लो या तो फिर आप इसको ऐसे यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई फंक्शन में भी अगर कोई मसला है तो आप उसको भी एरर को किस तरह हैंडल कर सकते हो, देख रहे हो भाई? क्यूरी फंक्शन के अंदर आप डायरेक्ट ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, सही है, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। आप इसको ये कॉल कर रहा है यहाँ पे और चेक कर रहा है कि भाई अगर इसमें कोई मसला आता है कुछ भी है तो ये आप एरर फेंक देगा, और अगर नहीं आता तो वो आगे, ये भी मतलब एरर ही है वैसे तो, दोनों ही एरर है बल्कि ये, इसने डायरेक्ट एरर ही हैंडलिंग करी हुई है यहाँ पे। नीचे फैच वाला काम कर रहा है, फैच टू डू आईडी। कहने का मकसद ये कि भाई आप इसको डायरेक्ट यहाँ कॉल करने के बजाय मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कॉल कर लूँ, बात तो एक ही है। सही है, आसान वर्ड में यही बेहतर है, आप इसी को इस्तेमाल करना अगर करना हो तो, ठीक है। इसको इस्तेमाल करो अपने हैकाथॉन्स वगैरह में तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे नंबर अच्छे आने के। लेकिन ये कि हैकाथॉन में आप ऐसा ना हो कि एंड तक बना रहे हो, अगर आपने आदत बना लिया तो आप लाके दिखा दो, क्योंकि अगर दिखेगा तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ कुछ हो रहा है, अदरवाइज उनको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आप अगर बात देखो, अभी आप लोगों ने देखा हैकाथॉन के अंदर डाटा जिनका सबमिट हुआ, तो सबने हैकाथॉन सबमिट किया है ना, लेकिन फर्स्ट कौन आया? वो लोग थे, या फर्स्ट सेकंड आने वाले वो लोग थे जो कि हमारे पास पहले आए, जिन्होंने पहले चेक कराया। तो अगर आप ये सोचो कि मैं सबमिट करा देता हूँ तो एक अलग कहानी हो जाएगी, आप आके दिखा दो उनको, सही है। लेकिन इन चीज़ों का यूज़ पे आपको जो है ना अच्छा वो मिल सकता है एडवांटेज। इतना मुश्किल ये है नहीं, ठीक है, आप एक बार उसको खुद से ट्राई करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है सब में ज़्यादा ही इस टाइम पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ऐसा ना आप देखिए घबरा जाओ यार ये क्या चीज़ थी, हमने तो पढ़ी नहीं। तो 10 स्टैक इस्तेमाल हो सकता है, या फिर SWR भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट जैसे दो चीज़ें हमेशा इस्तेमाल होती हैं, 10 स्टैक और SWR, ठीक है। SWR बिल्कुल सेम है, इसी तरह ये भी हुक है, ठीक है। अगर मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम है, ये देख रहे हो, एपीआई कॉल हो रही है। ये एपीआई है क्या, ये तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये नेक्स्ट जेएस जो ना बैकएंड है उसका तरीका है, वही फंक्शन कॉल हो रहा है और वही डाटा एरर और इस लोडिंग प्रोवाइड कर रहा है। सही है, ये इसका अपना है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये रहा, आप npm से ऐड करो, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, बिल्कुल ही बता रहा है आपको किस तरह जो है ना यूज़ करना है, ठीक है। यूज़र आईडी फैचर रीयूजेबल, वो कह रहा है अपने रीयूजेबल बनाना है, आप इस तरह रीयूजेबल बना दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता रहा है आपको, डेटा फैचिंग का बता रहा है आपको, ठीक है। ऑटो रिवैलिडेशन है, पेजिनेशन है,
ठीक है, कि आप मल्टीपल पेजिनेशन को कैसे जो है ना यूज़ कर सकते हो। ये आपको बता रहा है यहाँ पे, आप इसके थ्रू ही जो है ना डाटा हैंडल कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ, 10 स्टैक क्यों ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंपेयर यूज एस डब्ल्यू आर ये। यूज एस डब्ल्यू आर ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ज़्यादातर होता है नेक्स्ट जेएस पे। 10 स्टैक रिएक्ट पे भी इस्तेमाल होता है, व्यू पे भी होता है, एंगुलर पे भी होता है, हर जगह पे होता है। समझ में आ रही बात? ज़्यादा यूज के 10 स्टैक क्यूरी का आप देखोगे, यू एस डब्ल्यू आर आपको इतना नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। इसी तरह क्यूरी ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, मतलब दूसरे मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे हम लोगों ने भी ये चीज़ें ऐड करी, स्टेल टाइम वगैरह, ये ऑप्शंस ही हैं देखा जाए तो। सही है, इसके अंदर और भी ऑप्शन आपके पास होते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट है ये। उसमें क्या क्या हो सकता है मैं कैसे बताऊँ आपको। नेटवर्क मोड, इसमें कुछ खास नहीं है। पैरेलल क्यूरीज, ठीक है, एक से ज़्यादा आप अगर क्यूरी कॉल करो तो किस तरह बता रहे हैं आपको, ये देखो 3-4 क्यूरी किस तरह कॉल की जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। ये देखो, यूज़र डॉट मैप करके एपीआई को कॉल कर रहे हैं मल्टीपल, हर यूज़र आईडी की बेस पे अलग डाटा चाहिए उसको, तो उस वजह से क्या कर रहा है वो, डिफरेंट एपीआई कॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन आपके लिए सिंपल वर्ड के अंदर इस्तेमाल होता है पोस्ट के लिए। जिस तरह आपके पास यूज म्यूटेशन, इसको स्टार्ट में आता है, तो यूज क्यूरी जो है ना आपके पास गेट के लिए हमेशा इस्तेमाल होगी। सही है, अब आपको डिलीट करना है, पोस्ट करना है, अपडेट करना है, आप यूज करोगे यूज म्यूटेशन। ठीक है, क्या यूज करोगे, यूज म्यूटेशन। ठीक है, हमारे पास इस वक्त सिर्फ हमें एपीआई क्या करनी थी, सिर्फ एक हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट थी ना हमारे पास, या नहीं थी? गेट की रिक्वेस्ट थी ना हमारे पास, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की इस्तेमाल करने की। सही है। लेकिन अगर आप आगे, अभी हम थोड़ा सा आगे चल के जब हम थोड़ा बैकएंड वैकेंड बनाएंगे ना, तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, यूज़ म्यूटेशन को, इसका मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि इस्तेमाल कैसे होगा। यूज़ म्यूटेशन बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसे आपके पास यूज़ थ्योरी हो रहा है, और म्यूटेशन फंक्शन में जब आप क्या पास कर दोगे, अपना फंक्शन, जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, फैच कर रहे हो, मतलब फैच करते हुए आप मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर लोगे। अच्छा, अब इसके अंदर है ऑन सक्सेस, अगर आपके पास डाटा सक्सेसफुल होता है तो फिर आप उसको इस तरह दिखा सकते हो। सही है, ये बता रहा ना ये इनवैलिडेट एंड रीफेच। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आप पोस्ट आपने किया और आपके पास डाटा फौरन अपडेट हो जाएगा। सही है, समझ में आई बात? यहाँ से वो फौरन क्या कर रहा है, इस चीज़ को कॉल कर रहा है और रीफेच कर लेता है नया डाटा को। सही है। अच्छा, मैं दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, इसको छोड़ दो अभी, इस चीज़ को समझो, छोड़ दो, इतना समझो अभी। यूज म्यूटेशन है, ठीक है, यूज म्यूटेशन क्या कर रहा है, एक फंक्शन ले रहा है और डाटा को अपडेट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? डाटा अपडेट कैसे होगा, म्यूटेशन के अंदर एक हमारे पास म्यूटेट होता है। ठीक है, उसमें आप डाटा पास करते हो। अच्छा भाई, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ यूज कर रहा है ये म्यूटेशन डॉट म्यूटेट। क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, आईडी और टाइटल। सही है, अब आईडी और टाइटल यहाँ से भेज रहा है, ये पोस्ट में इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा क्योंकि पोस्ट टू डू इसने बनाया कहीं यहाँ पे, इसने बनाया नहीं है यहाँ पे ना। गिटहब पे शायद हो, गिटहब क्यों लॉगिन मांग रहा है ये। टेनिस टैग चला गया। यहाँ पे देख लेते हो। सही है, यूज म्यूटेशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहा है, म्यूटेशन फंक्शन पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट की रिक्वेस्ट मार रहा है एक्सियोस के थ्रू। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है, इसमें अक्सर लोग इसके साथ एक्सियोस भी यूज करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे इसको फैच कर रहे हो तो आप फैच और एक्सियोस तो इस्तेमाल करोगे ही करोगे ना। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पोस्ट करते हुए इसने क्या डाला, डिफाइन कर दिया अपना कौन सी एपीआई को हिट कर रहा है। ठीक है, इस पर एपीआई बता, ये इसका एपीआई का राउट है, स्लैश टू डूज। ठीक है, उसके बाद न्यू टू डू इसने भेज दिया। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका कहाँ गया, क्रिएट टू डू, ये रहा, म्यूटेशन डॉट म्यूटेट आईडी और टाइटल, यहाँ से ये पास कर रहा है, ठीक है। ये डाटा पास कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इस नीड टू डू में मिल जाएगा इसको, ठीक है, और ये इससे एक्सियोस की पोस्ट रिक्वेस्ट की हिट हो जाएगी, सही है। ये तरीके कार है इसका। इसमें देखो एरर भी है और सक्सेस भी है। अगर सक्सेस हो जाए तो आपको दिखा रहा है कि भाई टू डू एडिट, और अगर फेल हो जाए तो आपको दिखा देगा भाई मैसेज, कि कोई भी मैसेज फेल हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि इनके पास लेबल है, इस पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग, करंटली रनिंग, इज एरर, म्यूटेशन एरर, सक्सेसफुल। जब आपका डेटा ऐड हो जाएगा तो आपको बोलेगा ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करके देखें, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको जब हम थोड़ा सा बैकएंड वाली चीज़, केपीआई वाली चीज़ पे हम आ जाएंगे तो इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ सिर्फ यही चीज़ें हैं, और से ज़्यादा कोई खास इतनी चीज़ें इसमें है नहीं, ठीक है। चीज़ें तो मतलब और हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार हैं, काम की हैं वो भी, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, यूज़ क्यूरी, यूज़ म्यूटेशन, और जिस तरह मैंने आपको बताया रीफैच विंडो फोकस, रीफैच कनेक्ट, स्टेल टाइम वगैरह, सही है। अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए थे। अच्छा, ये यहाँ पे यूज़ कर रहा है यूज़ एस डब्ल्यू आर, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट कॉल किया था तो हमारे पास यूज़ क्लाइंट पे सिंपल सी कॉलिंग हो रही है जैसे अभी हो रही थी हमारे पास, ठीक है। ये कॉलिंग भी हमारे पास उसी बेस पे हो रही है, तो ये भी आपका क्या है, यूज़ क्लाइंट पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, हमें नेक्स्ट जेएस भी सपोर्ट करता है, कहाँ गया, कैशिंग, सही है, और री वैलिडेट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जेएस में फैच है, कैश टैग, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड अ फ्यू एपीआईज टू हैंडल कैशिंग एंड रीवैलिडेशन, ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब 10 स्टैक का पर्पस सिर्फ नेक्स्ट जेएस नहीं है ना, वो तो एंगुलर भी है, रिएक्ट भी है। अब रिएक्ट तो आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, आप जब रिएक्ट पे काम करो तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो। कैसे, ये आपको बता रहा है, जब आप डाटा फैच कर रहे हो तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आखिरी में पास करना है आपने, कैशे, फोर्स कैशे, ठीक है, आगे एक और है, इसके आगे आपके पास आ जाएगा नो कैशे, ये अलग अलग दिखा रहा है, आपको बताता हूँ। यूज कैशे तो एक अलग चीज़ है, ये तो सर्वर साइड पे कॉल होगा, ठीक है। हमारे पास कहाँ चला गया, फैच में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है यहाँ पे, यहाँ पे हो, नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह यहाँ पे कैशे, फोर्स कैशे, इसी तरह यहाँ पे नो कैशे भी होता है, यानी कि अगर मुझे डाटा कैशे नहीं करना तो मैं नो कैशे भी कर सकता हूँ, ठीक है। फोर्स कैशे मतलब मैं ज़बरदस्ती उसको क्या कर रहा हूँ, कैशे कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि एक इमेज आ गई है या कोई डाटा इस तरह का आ गया है, मैं दोबारा फैच पे उसको चेंज करना नहीं चाह रहा, वही दिखाना है, तो मैं उसको फोर्स कैशे कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात। कुछ भी नहीं है, आपने जहाँ आईपी कॉल करनी है बस फैच पे जाके क्या कर देना है, कैशे, फोर्स कैशे, बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जेएस ने इसको बहुत आसान रखा है। इसमें एक और होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दो जरा मुझे, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, नेक्स्ट जेएस कैशे, यूज कैशे अलग है, नेक्स्ट जेएस कैशे, नेक्स्ट फोर्स कैशे है हमारे पास एक, डेटा फैचिंग, ये आ गया। फोर्स कैशे है हमारे पास एक, और नो स्टोर है, नो कैशे नहीं, नो स्टोर है, ये रहा, सही है। The first time fetch request with force cache option is called during a rendering next cache
नेक्स्ट चेक्स द डाटा कैशे फॉर कैशे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तब तो वो नॉर्मली बिहेवियर करेगा, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम जब आप उसको यूज़ करोगे विदाउट इसको, अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ फोर्स कैशे को, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बता रहा है आपको, नेक्स्ट जेएस चेक द डाटा कैशे फॉर अ कैशे, जो है ना, क्या लिखा हुआ है ये, इफ कैश रिस्पॉन्स इज फाउंड इट्स रिटर्न इमीडिएटली एंड मेमोराइज, ठीक है। तो ये फटाफट आपको दे देगा। अब ये इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई मुझे अगर एक पेज पे डाटा चाहिए तो मैं उसको अगर कैशे कर लूंगा तो वो दोबारा एपीआई रिक्वेस्ट नहीं करेगा उसको, है ना। बात समझ में आई है या नहीं? सारी सी बात है, अगर एक रिस्पॉन्स आ चुका है तो मुझे उसको मल्टीपल टाइम तो कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे सेम डाटा चाहिए तो वन टाइम कॉलिंग मुझे डाटा मिल जाएगा, सही है। फिर आ रहा है, इफ कैशे रिस्पॉन्स इज नॉट फाउंड द रिक्वेस्ट मेड फॉर द डेटा सोर्स द रिजल्ट स्टोर इन दी, ये पूरा आपको सिस्टम बता रहा है इसका। ये अगर आप इस इमेज को समझो तो ये डाउनलोड कर ली इसने, ये पूरा आपको बता रहा है किस तरह डाटा जो है ना कॉल कर रहा है। यहाँ से पूरी रिक्वेस्ट आ रही है, कर रहा है मिस सेट हिट, डेटा कैशे यहाँ चेक करेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर आगे जाएगा, फिर आके आपको दिखा देगा, सही है। ये देखो मिस स्किप हिट और यहाँ पे लाके दिखा रहा है। समझ में आ रही है ये चीज़ या नहीं आ रही? पक्का आ रही है? नहीं आ रही? यहाँ से समझो एक रिक्वेस्ट कर रहा है स्लैश ए, यानी कि एक रिक्वेस्ट कर रहा है एपीआई पे, बता रहा है ये, ठीक है, रेंडर की। अब डेटा पहले ही बता रहा है, फिर अगर मेरे पास कैशे फोर्स कैशे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है रिक्वेस्ट मेमोरी पे मिस सेट दिखा रहा है। भाई अगर इसको यहाँ से मिल जाएगी तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। कह रहा है ना फंक्शन रिक्वेस्ट, अगर भाई हमारे पास हमने यहाँ पे परसिस्टेंट यूज किया हुआ, डाटा कैशे किया हुआ जिस फॉर्मेट में, फिर अगले पे जाएगा, अगर यहाँ से मिल जाएगा तो देखो यहाँ से रिटर्न कर रहा है। अगर उसको यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर आखिरी में वो डेटा सोर्स पे जाएगा, यानी कि आपकी एपीआई के ऊपर। लेकिन हम अगर फोर्स कैशे कर रहे हैं तो हमें डाटा यहाँ मिलेगा 100%। फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, सेकंड टाइम मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम की कहानी है, सेकंड टाइम मिलेगा तो आपके पास कहाँ पे, मेमोरी में या परसिस्टेंट में आपको डाटा स्टोर करके दे देगा, यानी कि सिंपल वर्ड बताऊँ तो डाटा कैशे के अंदर वो स्टोर कर देगा, एक डाटा का कॉपी बना के अपने पास रख लेगा, सही है। अब आप जब भी हिट करोगे तो यहाँ से यहाँ वापस रिटर्न करेगा, आगे भेजोगे यहाँ से यहाँ रिटर्न कर देगा, आगे पहुंचेगा ही नहीं। डेटा सोर्स आपकी एपीआई है, मतलब एपीआई से मुराद ये एपीआई का डेटा बेस है जहाँ से कनेक्ट करोगे आप, बात करोगे उससे, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम में तो जाएगा ना वो, फर्स्ट टाइम तो जाएगा ना वो, या नहीं जाएगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम में डाटा लाने को तो जाना पड़ेगा उसको, सही है। फिर आ रहा है भाई आपके पास नो स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस, सही है। अगर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिनेरियोज है, देख रहे हो, यहाँ पे मिस लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्किप आ रहा है। इस चीज को पूरा जो है ना स्किप ही कर रहा है वो, क्योंकि उसका काम ही है, उसने स्टोर ही नहीं किया डाटा, यहाँ से डाटा गेट ही नहीं कर रहा वो, डायरेक्ट कहाँ से करेगा, डेटा सोर्स से, सही है। रिवैलिडेट भी यही वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा अब यहाँ से जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करो, ये जरा इसको पढ़ो जरा। पढ़ लिया भाई? इसको भी पढ़ लो फिर। क्या समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया नहीं आया, ये तो पर ये तो बता दो चलो। थोड़ा थोड़ा आ गया, आपको समझ में आया भाई?
नहीं आया? इंग्लिश वीक है या फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? इंग्लिश तो इजी लिखी है उसके अंदर बहुत। कौन सा समझ में आ गया? चलो बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। ऑन डिमांड तो बता रहा है कि मतलब ज्यादातर ऑन डिमांड से मुराद इसका है कि ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं लोग ज्यादा इसको, सबमिशन पे आ रहा है। सबमिशन कुछ भी हो सकता है, वो उसकी रिक्वेस्ट टू डू के अंदर मैंने टू डू क्रिएट करा, सबमिशन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको सब कुछ चीजें क्लियर कर रही है। ऑन डिमांड रिवैलिडेशन कैन यूज अ टैग बेस्ड और पाथ बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ये तो इसकी अप्रोच बता रहा है। आगे बता रहा है टू रिवैलिडेट। ठीक है, ग्रुप ऑफ डाटा एट वंस। सही है। आगे बता रहा है दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंश्योर द लेटेस्ट डेटा इज शोन एज सून एज पॉसिबल। वही वाली बात जो मैंने पहले करी थी बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, ये बोली थी ना मैंने कि जल्द से जल्द चीजें आ रही है आपके पास, बता रहा है। व्हेन कंटेंट फ्रॉम योर हेडलेस सीएमएस इज अपडेटेड, यानी कि वो कुछ भी कह रहा है कि आपका डाटा अपडेट होता है तो फौरन आपको सामने नजर आ जाए कि भाई अपडेट हो चुका है। तो ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब वो ऑन डिमांड बता रहा है, लेकिन अब रिवैलिडेशन आप किसी और चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसने एग्जांपल बताई है फॉर्म सबमिशन। ठीक है, किसी भी तरह की सबमिशन बता रहा है वो आपको, फॉर्म सबमिशन से मुराद इसके लिए। अच्छा, टाइम बेस बता रहा है भाई, time interval you can use next dot revalidate option to fetch to set the cache lifetime of resources in a second। बता रहा है भाई ये आपने क्या कर दिया इसने, ये तो एवरी आवर बोल रहा है ना, अब मिनट है सेकंड है ये, 3600 मिनट होंगे ये, है ना? सेकंड होंगे ना, हाँ सेकंड होंगे। इस सेकंड के अंदर 1 घंटा बन रहा है। सही है, तो ये बता रहा है आपको उसने क्या कर दिया, कैशे कर दिया लाइफ टाइम। यानी कि लाइफ टाइम, उससे उसने लाइफ टाइम बोला, लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं था हमेशा के लिए, लेकिन एक लिमिट बता दी उसने कि भाई इन सेकंड के अंदर आप जितना भी डेटा जितनी भी टाइम डालो उस वक्त तक कैशे है। सही है। फिर बता रहा आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, अलग चीज है, राउट्स सेगमेंट कॉन्फ़िग ऑप्शन टू कॉन्फ़िग ऑल फैच रिक्वेस्ट टू सेगमेंट और cases you want to able to use fetch how time based revalidate। फिर आपको यहाँ बता रहा है वो revalidate 60, सेम चीज मिस हेड डाटा सेट। ओके, ये कह रहा है कि भाई लेस देन अगर है आपके पास, ठीक है, लेस देन आप कितने करते हो 60 सेकेंड, तो ये भी तो 60 है, बात तो एक ही है। चलो, वो डायरेक्ट पर यहाँ से जा रहा है, वो डाटा उस पर जा ही नहीं रहा उसको, क्या बात है। और मोर देन 60 सेकेंड आफ्टर सेट, तो फिर वो क्या कर रहा है, स्टेल पूरा वही वाली काम कर रहा है, स्टेल रिवैलिडेट और फिर सेट हेड करते हुए सारी चीजें लेके आ रहा है। स्टेल तो हम ऑलरेडी करके बैठे हुए ना, डाटा को डाटा कैशे करके बैठे हैं ना। फिर आपको बता रहा है द फर्स्ट फैच रिक्वेस्ट, और फिर ऑप्शन इफ यू डू नॉट वांट टू कैश द रिस्पांस फ्रॉम फैच यू कैन डू द फॉलोइंग, नो स्टोर। आप चाहते ही नहीं कि भाई कैशे करना है तो आप सीधा सीधा क्या कर लो भाई, नो स्टोर। ठीक है। फुल राउट कैशे, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, नेक्स्ट चीज बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे काम का जो चीज़ है हम तो वो देख लेते हैं बस इसमें। एरर हैंडलिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना? यूज सर्वर वाला भी छोड़ दे, इसको हमने देखा नहीं है। यूज क्लाइंट वाला तो हम देख चुके हैं ना, या नहीं देखा? सर्वर फंक्शन है, सर्वर कंपोनेंट, इसकी जरूरत नहीं है। नॉट फाउंड हमने देखा था ना, नॉट फाउंड, हमने नॉट फाउंड पेज बनाया था ना, ये हो चुका है ना हमारा। फॉन्ट भी है हमारे पास, हम फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी नेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। ठीक है। लेआउट के अंदर हम आएंगे, ये इन्होंने यूज किया हुआ, ये रहा।
ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं सब? नेक्स्ट फॉन्ट गूगल से आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। अब ये वेब वेरिएबल बनाया हुआ है इन्होंने, एक सब सेट यूज़ किया हुआ है, लैटिन वगैरह, इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हो सकती है हमारे पास। या फिलहाल लैटिन है, ठीक है, लैटिन ही है इसमें हमारे पास। दो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फॉन्ट कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे कॉल किया हुआ है क्लास के अंदर वेरिएबल के थ्रू। सही है भाई। तो ये बता रहा है आप फॉन्ट भी इसके यूज़ कर सकते हो, मेटा डाटा और ओजी इमेजेस, ठीक है। मेटा डाटा तो आपको पता ही है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे मेटा डाटा इन्होंने यहाँ पे देखो ऐड किया हुआ है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा भी अगर आप ऐड करना चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सही है, जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। स्टैटिक डाटा जिसे डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, और जनरेटेड जनरेटेड डाटा भी आप सेट कर सकते हो। अब जनरेटेड से इसका मुराद ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम पेज चेंज करते हैं, जैसे हम हमारे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, हम अबाउट पे जाएंगे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि मैं अगर बोलूँ कि मैं इस फरीद को इसको हटा देता हूँ और इसको डायनामिक कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो मेरा पेज होगा मुझे वो यह नाम लिखा हुआ नजर आएगा। सही है। तो ये काम होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे डाटा चेंज आ रहा है ना ये ऊपर। ये कैसे आता है? वो डायनामिक डाटा, ये आपको बता रहा है पूरा कि डायनामिक डाटा किस तरह चेंज हो सकता है आपका। कुछ भी नहीं, आसान है बहुत। कैसे चेंज करोगे बताओ? उसी पेज पे जाके मेटा डाटा बनाओगे, उसी पेज पे जाके मेटा डाटा बनाओगे और उसको चेंज कर दोगे। कॉपी पेस्ट मारना है, लेकिन चेंज करना है, डायनामिक करना है। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, एक हम लोग अभी बना के बैठे हैं ना यहाँ पे, इसका ये वाला पेज है, तो इसका मेटा डाटा चेंज होना चाहिए ना। मतलब अगर मेरे पास ये वाली रेसिपी खुल रही है तो उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे आएगा? तो आप डायनामिक कर दोगे, बस यहाँ पे क्या करोगे, उसका नाम लगा दोगे। सही है ना? सी एस एस हम लोग देख चुके हैं, टेलविंड भी देख लिया हम लोगों ने, मॉड्यूल्स भी देख लिए थे हम लोगों ने, देख लिए थे, ग्लोबल सी एस भी देख चुके हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है? ये बूट स्ट्रैप की बात कर रहा है। ओके। तो बूट स्ट्रैप तो हमने अभी देखा नहीं, हम लोगों ने दूसरी चीज़ें देखी है ना हम लोगों ने, जैसे शेटसिन आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोग उस क्लास में नहीं आए थे तो इसको समझना है तो हमें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, शेटसिन आपने इंस्टॉल करनी है। आप नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगा, इसको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है, और कंपोनेंट ऐड कर लूँगा। इसे भी हमारे प्रोजेक्ट में शेटसिन नहीं है ना, हम शेटसिन डाल लेते हैं फटाफट से। कॉपी पेस्ट मारूंगा, ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। आपको इसमें कौन सी बेस कलर चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल, ग्रे, जिंक, स्टोन, स्लेट, मतलब ये सारे तो कलर है इसके, ठीक है। अब जैसे मैं इसका ये न्यूट्रल ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा, अच्छा भाई, और सवाल करेगा ये, ठीक है। देखो इसने क्या कर दिया, इसने अपडेटिंग सी एस एस वेरिएबल इन ग्लोबल सी एस एस, इसने यहाँ पे वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, खुद ही सब कुछ बना दिया इसने, देख रहे हो, सब उसने खुद ही बना दिया। शेड सी एन इसमें इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब शेड सी एन और दूसरी लैंग्वेजेस में या दूसरे आपके पास सी एस एस लाइब्रेरी में जो डिफरेंस है वो यही है कि उसको जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो क्या करता है, सारे पैकेजेस सारी चीज़ें एक साथ इंस्टॉल कर लेता है। अगर बात करता हूँ आर्ट डिज़ाइन की, ठीक है, या मैं बात करता हूँ मटेरियल यूआई की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ना, इंस्टॉलेशन, तो ये अपने साथ इनके पास जितने कंपोनेंट हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन भारी होती है। यानी कि मैं अगर एक मिसाल देता हूँ, मैं मुझे सिर्फ इसका टेबल यूज़ करना था, बाकी चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी थी, तो मुझे इसको फिर भी पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, यही है ना। मुझे नहीं चाहिए बटन इसका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका टेबल चाहिए था, लेकिन इंस्टॉल तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो ये सारा डाटा तो मेरे पास नोट मॉड्यूल्स में सब इंस्टॉल कर लेगा, जो कि मेरी एप्लीकेशन को भारी करता है। सही है। तो शायद सी एन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आर्ट डिज़ाइन में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये पूरा एक साथ इंस्टॉल होगा।
मतलब जितने भी कंपोनेंट है सब ऑटोमेटिकली आएंगे, मुझे चाहिए ही नहीं है ना, मुझे चेकबॉक्स चाहिए ना रेडी बटन, कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन क्या होगा, आएंगे जरूर। तो शायद सीएन बोलता है कि भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है चीज़ को, मैं ये चीज़ हैंडल करूंगा, आपको जो चीज़ ऐड करनी है खुद से ऐड करो बस। तो जो चीज़ ऐड करोगे वही आपकी एप्लीकेशन में आएगी, अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। अब मिसाल लेते हैं इसकी, जैसे मैं एक मिसाल अभी तो था आपको टेबल की बात कर रहा था। अच्छा, दूसरी क्वालिटी इसकी है, इसके पास डाटा बहुत अच्छा है। मतलब आपको मैंने बताया था शायद कि लवेबल और दूसरी चीज़ें, या मैं अगर आपको बताता हूँ वी जीरो डैव, ठीक है। ये वर्सल वालों का अपना जो है ना एक टूल है, सही है। तो अब ये जितनी भी चीज़ें क्रिएट करता है, अगर मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, सिर्फ इसको दिखा देता हूँ आपको, ये डैशबोर्ड। एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ डैशबोर्ड क्रिएट करो, लेकिन मुझे साइन अप करना पड़ जाएगा, मसला आ जाएगा। चलो मैं बगैर उसके दिखा देता हूँ। तो ये जितनी भी इसने वेबसाइट बनाई है ना, ये सारी आपको जो नजर आ रही है, खुल जा भाई खुल जा। चलो जब तक ये खुल रही है हम इसको ओपन इन वी जीरो, साइन अप करना पड़ेगा। हम्म, टैब में से साइन अप हर लैंग्वेज नहीं करती ना। चलो इसको देख लेते हैं, खुल गई नहीं है, ये भी खुल गई ऑलमोस्ट। तो ये अब ये जितना भी इसने बनाया हुआ डाटा, ये सारा इसने यूज किया शर्ट से। इसके पीछे पूरी शर्ट से है, एक एक चीज के पीछे। या अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, अगर ये खुल जाती है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये जो वी जीरो डैब है, ठीक है, ये बेसिकली है ही वर्सल का, ठीक है, वर्सल का टूल है। और शुरू शुरू में तो फ्री था, काफी लिमिटेड, बहुत ज्यादा, मतलब इतने फ्री अभी भी है यार। लेकिन ये भी दे रहा है $5 क्रेडिट दे रहा है, उस टाइम पे काफी ज्यादा क्रेडिट दे रहा था, ठीक है। तो इसके पीछे भी ये शायद सीएन यूज करता है, ठीक है। आप ये ऑटोमेटिकली सारी चीज इंस्टॉल करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इसकी अगर बात करता हूँ एक कैलेंडर की, तो उसका कैलेंडर देखो आप, अच्छा है ना दिखने में। इसी तरह इसका कैरोसेल आप देख सकते हो, कैरोसेल इसका डिफरेंट है। या मैं अगर आपको उसको दिखाऊँ, डेटा टेबल इसका बहुत ज़बरदस्त है, ये देखो, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है, देख रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है बस, और कॉपी पेस्ट मारना है। ये इसका इंस्टॉल का तरीका है, npm शायद cl और लेटेस्ट ऐड डेटा टेबल। जैसे आप इसको ऐड करोगे, मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। ये ऐड करेगा वापस से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐड करेगा, इसने क्या किया, src कंपोनेंट के अंदर एक यूआई फोल्डर बना दिया, सही है। कंपोनेंट के अंदर यूआई फोल्डर, उसके अंदर उसने टेबल आपका ऐड कर दिया। अब इसकी क्वालिटी, इसका जो मज़ा है ना, वो ये है कि आपके पास इसकी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ से इसको एडिट कर, आपके पास मटेरियल वेब में ये ऑप्शन नहीं है, ये पंगा है बहुत। आपको क्या करना पड़ता है, उसकी क्लासेस को क्लासेस दे के, स्टाइल टैग दे के, उसको ज़बरदस्ती उसको चेंज करनी पड़ती है चीज़ों को। शर्ट के अंदर ऐसा नहीं है, आपके पास टेबल इंस्टॉल हो गया, टेबल की सारी चीज़ें ये रही, आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, चेंज कर दो सारी चीज़ें से, ना ये H10 है, px2 है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर दो भाई, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट से आप सेंटर कर दो, सेंटर हो जाएगा, सही है। तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी है कि आपको सारा कंट्रोल आपके पास रहता है। समझ में आ गई बात। इंस्टॉल करने का तरीका, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया हुआ है इसने भाई किस तरह यूज कर रहा है, ठीक है। ये डाटा है इसके पास, और इसमें टाइम स्टेप के अंदर है, ये चेंज होता नहीं होता, मुझे देखना पड़ेगा, रुको। टाइम स्टेप के अंदर ही है। ये बता रहा है भाई, इसमें यहाँ से डाटा कॉल हो रहा है, हेडर, चेकबॉक्स, सेल, ठीक है, सारा डाटा आपको यहाँ पे बता रहा है। अपने हिसाब से आप चेंज कर लो, आपको जो चीज़ चेंज करनी है, नहीं करनी आप नहीं करो, ठीक
ठीक है। इसके साथ साथ इसका डायलॉग भी अच्छा है इसका, ठीक है, ये देखो। और इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मैं बताता हूँ आपको। स्केलेटन भी है इसका, ठीक है। इसमें स्लाइडर है, नहीं नहीं, साइड बार, साइड बार भी है इसका। साइड बार भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, एंटी है। मतलब आपको उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना और अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। बहुत चीज़ें इसकी अच्छी हैं, ठीक है। शीट है इसका ये, आप उसे ओपन करो तो ये आपके पास राइट साइड से ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये मॉडर्न डिज़ाइन की वजह से जो है ना, सारी चीज़ें जो है ना आपको अच्छा ही मिलेगा इसके अंदर। अच्छा थी, तो ये आपका सारा, मैंने आपको जितना इम्पोर्टेंट था सारा हमने देख लिया है, सही है। सर ये एक लाइब्रेरी का जो है ना अपना एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसमें आपके पास ये फंक्शन प्रोवाइड करता है सी एन, ठीक है। तो आपको जब उसको कस्टमाइज करना होता है आप इस सी एन को यूज से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। सी एन आपका इस्तेमाल कहाँ होगा, जैसे कि मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, अगर टेलमेंट सी एस एस, तो मुझे यहाँ पे सी एन यूज़ करना है, ठीक है। पहले तो मुझे इसको ऐसे डालना पड़ेगा, फिर मैं यूज़ करूँगा सी एन, सी एन के बाद मैं इसको ऐसे, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें भी अपडेट करूँगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेंगी मेरे पास, मेरे इस कंपोनेंट और यूआई के जो भी मैंने जो है ना शेड स्क्रीन का यूज़ किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से अगर चेंजेस नहीं करनी है, आप चाहते हो कि भाई मेरे पास डाटा थोड़ा सा कस्टमाइज दिखे, हर दफ़ा अलग दिखाना है, सही है। यानी कि अगर उस पेज पे जाना है तो मुझे उस पेज में कलर ब्लू दिखाना है, उसमें रेड दिखाना है, सही है। तो आप क्या करोगे, इस सी एन के टैग को यूज़ करते हुए इसका कलर चेंज कर दोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? हम्म? तो देखो, ये इस्तेमाल होगा शेड सी एन की इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि अभी तक अगर मैं शेड सी एन पे वापस आता हूँ, यहाँ पे टेबल के ऊपर या मैं बटन के ऊपर आता हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल सा फॉर्म के ऊपर। फॉर्म तो इसका लंबा है, छोड़ो। इनपुट पे आते हैं, ठीक है, ये इसका इनपुट है। अब यहाँ आप इनपुट कॉल कर रहे हो, ठीक है, इसमें टाइप ईमेल प्लेस होल्डर, जब आप इनपुट इंस्टॉल करोगे तो आपके पास एक इनपुट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं अभी वापस आता हूँ यहाँ पे, इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ कंपोनेंट के अंदर यूआई के अंदर या टेबल के साथ इनपुट आ जाएगा। इनपुट आ गया, इनपुट पे मैं जाऊँगा तो अब इसकी कस्टमाइजेशन है, देखो सारी इसकी सीएसएस है जो इसको बनाने में क्रिएट की गई है, इस तरह बनाने में, समझ रहे हो, ये सारी इसकी सीएसएस है। अब आप बोल रहे हो कि यार मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो एक तो ये कि आप यहाँ से चेंज कर दो। अब यहाँ से चेंज करने का मतलब है पूरी एप्लीकेशन में चेंज हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इनपुट जहाँ मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जहाँ चेंज करना चाह रहा हूँ वहाँ चेंज करूंगा ना। तो वहाँ ये होगा कि मैं इसी सीएनएन को इसी तरह कॉल करूंगा और वहाँ पे बस उस चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जैसे बीजी ट्रांसपेरेंट यूज हो रहा है ना, इसी को मैं यूज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, बस खत्म। तो ऑटोमेटिकली उस पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझे नहीं समझे? समझ गए ना? सिर्फ जो चीज रिप्लेस करनी है वो आप इस तरह कॉल करनी है और कुछ नहीं करना, पूरी लिखनी नहीं वापस, सही है। सिर्फ आपने उस बैकग्राउंड कलर कलर चेंज कर देना जो आपको चेंज करवाना है, बस और कुछ नहीं करना। समझ गया?
अच्छा, तो अब हमारे पास क्लाइंट साइड पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जिस मैंने आपको बताया था फुल स्टैक है। अभी तक क्लाइंट साइड पे सारा हो गया ऐप के थ्रू। सर्वर साइड पे जाने के लिए आप क्या करोगे, फोल्डर क्रिएट करोगे स्लैश एपीआई, ठीक है। अब इस एपीआई के अंदर आप और फोल्डर क्रिएट करोगे, जैसे कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते थे क्लाइंट स्लग, नहीं है ये एडमिन के अंदर एडिट क्रिएट हुआ हुआ है, सही है। तो उसके अंदर पेज है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर भी बिल्कुल सेम काम करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, आप देखो ऐप पेजेस, मतलब पेजेस उसका जो है ना राउट था, इसमें एपीआई राउट डॉट जेएस, ठीक है। एपीआई के अंदर मैं सिर्फ एक फाइल बनाऊंगा जिसके नाम से राउट डॉट जेएस, और यही नाम रहेगा इसका, सही है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये इसका तरीका है फंक्शन गेट रिक्वेस्ट। अब फिलहाल मैं आपको सिर्फ ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि मैं इसमें सिर्फ रिटर्न कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मैं रिटर्न कर देता हूँ नेम, ठीक है, और एज, जैसे इसको कर दिया मैंने 23, और जेंडर मैंने इसको कर दिया ट्रू, ठीक है। सही है भाई। तो ये तरीका नहीं है इसका, मैं बताता हूँ, लेकिन ट्राई मार दो जरा इसको। एक इनवैलिड नोट कोड, वही नोट जेएस टेलमेंट का मसला आ रहा है, वो उसका शायद सीन के कोई इशू आ रहा है। एरर कहाँ आ रहा है, ग्लोबल सीएसएस के अंदर एरर आ रहा है हमारे पास। ग्लोबल सीएसएस में क्या नहीं उठा रहा, डॉट सी एस हटा दो उसको, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। चल जाओ तो चल जाओ, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्लैश एपीआई, ठीक है। अच्छा जी, चलेगा यही आपका, ठीक है, फंक्शन ये चलेगा रिक्वेस्ट। अच्छा, इसी में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमेशा हमारे पास यहाँ पे दो तरह की चीज़ होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सही है। ये होता है ना हमारे पास बैकएंड के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट पहले, रिक्वेस्ट डॉट जेसन स्ट्रिंगीफाई भी होता है, नहीं इसमें कुछ मिस हो रहा है मुझसे। अच्छा जी, इसमें हम कुछ मिस कर रहे हैं, राउट में बना दिया मैंने, सही बनाया। गेट का मेथड है, सही है। एक काम करते हैं, इसको इसमें फोल्डर बनाते ज़्यादा अच्छा होता, तो मैं पता ज़्यादा हमारा नाम क्या है। इसमें बना हुआ है आइटम्स डॉट राउट्स, नहीं पे बनाया हुआ है। स्टेक कहाँ हो रही है हमसे, स्पेशल राउट नहीं, तो एपीआई राउट डॉट जेएस हमने सही किया हुआ है। उसके बाद फाइल का नाम आता है, फाइल का नाम अभी हमारे पास है नहीं। फिर मैं इसको करता हूँ एपीआई डॉट यूज़र, और इसको यूज़र के अंदर ले जाता हूँ।
slash user localhost currently not available support async request.json जेसन के फॉर्मेट में कोई मसला आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ ts, ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है, देखा मसला आ रहा है, पता ना मैंने मसला आ रहा है। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास आता है जेसन, जेसन के अंदर किया तो हमने सही है, रिक्वेस्ट और जेसन नहीं है, थर्ड हेडर क्लोन कैशे, अरे बॉडी जेसन तो है, यूजर कुछ मिस क्यों हो रहा है मुझसे। रिक्वेस्ट तो सही करी है मैंने, ऑन मैसेज क्या गड़बड़ हो रही है। रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट करना है ना, नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जेसन चलता ही भी सही नहीं। कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है। कैट अगर मैं इसके बगैर करता हूँ तो इसको क्या होगा, इसके बगैर चलना चाहिए इसको। कंपोनेंट लेआउट नॉट फाउंड, layout.js उस क्लाइंट है। लेआउट तो मैंने बंद ही नहीं किया है, क्यों नहीं आ रहा है इसको, ये एरर कहाँ से आ गया। नहीं एरर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये नया एरर कहाँ से आ गया, क्या छेड़ दिया हमने। ग्लोबल CSS ये तो नहीं आ रहा।
इमेज भी है। टीएस की वजह से तो एरर नहीं आ रहा। चलो यार, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग। ये नया एरर आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्यों आ रहे हैं ये क्या छेड़ दिया ऐसा। लेआउट की फाइल तो है हमारे पास। ये आ क्यों रहा है, इससे पहले तो नहीं आ रहा था ये। मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल क्यों नहीं मिल रहा है इसको, ये तो रहा। लेआउट की फाइल है तो सही। मसला किस चीज़ में आ रहा है। इसी में कल से नोट मॉड्यूल्स हमें दोबारा इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये नोट मॉड्यूल्स दोबारा इंस्टॉल देखने पड़ेंगे, अदरवाइज इसको पता नहीं चलेगा क्या मसला आ रहा है। ये भी लोड हो गई। अच्छी बनी हुई यार ये। क्या बात है, अमीरों का घर है ये तो। ये अमीरों के बाथरूम है भाई। चलो ज़रा हो जाए npm इंस्टॉल। क्यों आ रहा है ये। सी ऐप, ये तो है हमारे पास, फिर क्यों तंग कर रहा है। जेसन कॉन्फ़िग में चेंज तो नहीं हो गया। डॉट एस आर सी पब्लिक सही है ये तो। ये मुझे पता है मसला इसकी वजह से लग रहा है कि ये ज़्यादातर देखो तो आप इसी चीज़ को एरर दे रहा है। सुशी वाली इमेज को भी एरर दे रहा है, कंपोनेंट पे भी एरर आ रहा है इसका। इसकी कुछ चीज़ छिड़ गई है। क्यों छिड़ी है। एस आर सी के अंदर ऐप है हमारे पास, ये चीज़ परफेक्ट तो है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यार ये क्या एरर है। ये तो ऐसे तो टाइम लग जाएगा बहुत।